गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। हर साल हम 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। एवरी ईयर ऑन 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड। हर साल जुलाई 11 को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस डे को मनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट अवेयरनेस एंड इन्फॉर्म पीपल द इश्यू पर्टेनिंग टू द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड द राइज ऑफ इट। इसका ऑब्जेक्टिव ये है, जो पॉपुलेशन जो हमारा बढ़ रहा है, जो ग्लोबली हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसका इश्यूज क्या क्या इश्यूज रहेंगे और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या क्या रहेगा, उसी को उसका अवेयरनेस फैलाने के लिए ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम है अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक अ वर्ल्ड्स इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी। दिस स्पेशल डे वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 1989। 1989 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये डे जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एस्टैब्लिश किया गया था। ऑन जुलाई 11, 1987 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 5 बिलियन। This influenced the start of celebrating World Population Day as proposed by Dr. केसी जेचरिया। जो डॉक्टर केसी जेचरिया है, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को मनाएं, जो कि 11 जुलाई 1987 को जो हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन था वो कितना हुआ था? 5 बिलियन तक हो गया था। उसको देखते हुए ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को मनाया जाता है, ताकि हमारा जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रहा है वो ज़्यादा ना हो और उसका जो इम्पैक्ट हम पर कम पड़े। द फर्स्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 जुलाई 1990 इन मोर देन 90 कंट्रीज। जो पहला वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था वो कब मनाया गया था? वो 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था, जो कि 90 से भी ज़्यादा कंट्रीज में ये डे को ऑब्जर्व किया गया था। Since then, the numerous organizations, institutions, and United Nations Population Fund country offices, in partnership with government and civil society, have been making this day to bring attention to population-related concern. और उसी दिन से, जो ये पहली बार मनाया गया था, उसी दिन से जो है वो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है वो दूसरों के साथ मिलकर उनके साथ पार्टनरशिप करके, जो गवर्नमेंट्स हैं, जो सिविल सोसाइटी हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करके ये लोग जो है वो मार्केटिंग करते हैं कि वो लोगों को अटेंशन पहुंचाते हैं, उसको इम्पोर्टेंस जो है हमारा पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसको कैसे कम किया जाए, उसकी जो रिलेटेड कॉन्सर्न है, पॉपुलेशन रिलेटेड कॉन्सर्न से है उसको अटेंशन देने के लिए, लोगों को उनका अटेंशन पहुँचाने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। बास्केटबॉल स्टार एंड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट निकी मैक्रे पेंसन पासेस अवे। जो बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है निकी मैक्रे पेंसन, उनका देहांत हो चुका है। जो निकी मैक्रे पेंसन है वो यूनिट बास्केटबॉल प्लेयर हैं और कोच भी हैं, जो पास अवे एट द एज ऑफ 51। जो उनका एज था 51 की उम्र में उनका देहांत हो गया है। वो एक बास्केटबॉल प्लेयर है, बास्केटबॉल कोच है। शी वाज ए 2 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। वो 2 बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। जो मैक्रे पेंसन है उन्होंने अचीव सक्सेस किया था इंटरनेशनल स्टेज में, विनिंग गोल्ड मेडल्स विद द यूएस वुमेन्स बास्केटबॉल टीम एट द 1996 एंड 2000 ओलंपिक्स। जो 1996 और 2000 ओलंपिक्स हुआ था उसमें जो है मैक्रे पेंसन वो यूएस जो वुमेन्स बास्केटबॉल टीम है उनको रिप्रेजेंट किया था इंटरनेशनल स्टेज में, और वहाँ पर जो है उनको गोल्ड मेडल मिला था। इन 2012 शी वाज ऑनर्ड विद द इंडक्शन टू द वुमेन्स बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम। और साल 2012 में उनको ऑनर किया गया था, वुमेन्स बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम जो है उनके द्वारा उनको ऑनर किया गया था। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। नीरजा प्रभाकर अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द आरएसी ऑफ ICAR। जो बी नीरजा प्रभाकर उनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द रिसर्च एडवाइजर कमिटी ऑफ द ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च लोकेटेड इन पेदावेगिर आंध्र प्रदेश। जो ICAR का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च है, उनका जो रिसर्च एडवाइजर कमेटी है वहाँ पर किसको अपॉइंट किया गया है? नीरज प्रभाकर जी को अपॉइंट किया गया है। उनका चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। कौन सा? रिसर्च एडवाइजरी कमेटी। जो ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च है, उनका जो रिसर्च एडवाइजर कमेटी है वहाँ पर उनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। द अपॉइंटमेंट सी मिस्टर प्रभाकर लीडिंग द 10 मेंबर कमिटी फॉर ए 3 ईयर टर्म। जो ये मिस प्रभाकर जी हैं वो जो लीडिंग करेंगी एक
10 मेंबर कमिटी को वो लीड करेंगी, जो कि उनका जो टर्म होगा वो 3 साल के लिए होगा। मिस प्रभाकर हैज प्रीवियसली सर्व एज ए मेंबर ऑफ द तेलंगाना ऑयल पाम एडवाइजरी कमेटी। जो मिस प्रभाकर जी हैं वो ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं मेंबर ऑफ द तेलंगाना ऑयल पाम एडवाइजरी कमेटी। जो तेलंगाना ऑयल पाम एडवाइजरी कमेटी था वहाँ की वो मेंबर भी रह चुकी है। टॉप प्रोड्यूसर ऑयल पाम इन द कंट्री इज आंध्र प्रदेश। जो हमारे कंट्री में टॉप ऑयल पाम ऑयल जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो आंध्र प्रदेश प्रोड्यूस करता है। और जो डायरेक्टर जनरल है इंडियन इंस्टीट्यूट काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो ICAR है, उनके डायरेक्टर जनरल कौन है, हिमांशु पाठक वहाँ के डायरेक्टर जनरल है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। जस्टिस SK सिंह अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ NGT। जो जस्टिस शिव कुमार सिंह है हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जो हमारा नेशनल ग्रीन चुका है वहाँ पर चेयरपर्सन चुने कौन अपॉइंट किए गए हैं, जस्टिस शिव कुमार सिंह जो है वहाँ के जो हमारे चेयरपर्सन चुने गए हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन चुने गए हैं। द अपॉइंटमेंट वाज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। जो पहले थे कौन थे, वो जस्टिस सुदर्शन कुमार गोयल। उनका जो टेन्योर था वो खत्म होने के बाद उनको जो जस्टिस शिव कुमार सिंह है उनको उनकी जगह पर अपॉइंट किया गया है। इंडिया इज द थर्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड टू सेट अप इकोनॉमिक सोशल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल। जो इंडिया है वो थर्ड कंट्री है आफ्टर जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद ये तीसरी कंट्री है जो कि उन्होंने सेटअप किया है एक स्पेशल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल जिन्होंने सेटअप किया है। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये फाउंड किया गया था 18 अक्टूबर 2010 को अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 जो था उसी के अंडर ये फाउंड किया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली और उसका रीजनल 4 रीजनल ऑफिस है उसके, यहाँ पर भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में उनके 4 रीजनल ऑफिसेस हैं। और जो चेयरपर्सन चुने जाते हैं उनका टेन्योर होता है 3 साल का, टिल द एज ऑफ 65 ईयर, नॉट एलिजिबल फॉर रिप्लेसमेंट। और ये एक भी बार चूज होते हैं, वो उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता और ये 3 साल के टर्म के लिए चुने जाते हैं। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव है टू स्पीड अप डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल इशूज। जो हमारा एनवायरमेंटल इशूज है उसको कैसे हम कम करें और उसको लोगों तक कैसे पहुंचाएं, उसको बूस्ट कैसे करें, इसलिए उसको उसका जो ऑब्जेक्टिव है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये ऑब्जेक्टिव है जो एनवायरमेंटल इशूज है उसका कैसे स्पीड अप किया जाए उसकी डिस्पोजल को, उसका उनका ये ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। बेल्जियन टेनिस प्लेयर जस्टिन हेनिन रिसीव द फिलिप चैटियर अवार्ड। जो बेल्जियन के टेनिस प्लेयर है जस्टिन हेनिन उनको ऑनर किया गया है फिलिप चैटियर अवार्ड के द्वारा, उनको ऑनर किया गया है। जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है हैज अवार्डेड द हाईएस्ट ऑनर फिलिप चैटियर अवार्ड 2023 टू बेल्जियन टेनिस प्लेयर जस्टिन हेनिन। जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है उन्होंने अवार्ड ऑनर किया है किसको, जो हमारे टेनिस प्लेयर है बेल्जियन टेनिस प्लेयर है जस्टिन हेनिन, उनको ऑनर किया है फिलिप चैटियर अवार्ड 2023 के द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। हेनिन वन 7 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स। जो हेनिन है वो 7 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स उनके नाम किए हैं, एन ओलंपिक गोल्ड मेडल और एक ओलंपिक गोल्ड मेडल भी उनके नाम है। एंड व्हाट पार्ट ऑफ द बेल्जियम टीम दैट वन फेड कप नाउ कॉल्ड द बिलीजिन किंग कप इन 2001। और वो बेल्जियम टीम जो फेड कप जीती थी उनके वो मेंबर भी थे। The award named after the former ITF president was introduced in 1996 and recognizes people who have made significant contributions to the sports on and off the court. ये जो अवार्ड है फिलिप चैटियर अवार्ड, ये किसके नाम के द्वारा नामित किया गया है, ये नाम किया गया है जो ITF के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, जो इंटरनेशनल टेनिस में फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनके नाम से ये दिया जाता है। और ये इंट्रोड्यूस किया था 1996 को, ये इंट्रोड्यूस होता है और ये रिकॉग्नाइज करता है उन लोगों को जो कि उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उस फील्ड को लेके, जो ऑन एंड ऑफ द कोर्ट रहता है, जो ऑन द फील्ड रहता है और ऑफ द फील्ड भी जो उनका कंट्रीब्यूशन रहता है उनको ये रिकॉग्नाइज करती है। हेनिन वन द फ्रेंच ओपन 4 टाइम्स, यूएस ओपन ट्वाइस एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन वंस। जो हेनिन है उन्होंने फ्रेंच ओपन टाइटल जो है वो 4 बार जीता था और जो यूएस ओपन है उन्होंने 2 बार जीता था और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो उन्होंने 1 बार जीता था। सी वन ओलंपिक गोल्ड एट द 2004 एथेंस गेम। जो उन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था वो 2004 एथेंस गेम्स में, जो एथेंस में ओलंपिक्स हुआ था वहाँ पर उन्होंने ये जीता था ओलंपिक गोल्ड मेडल।
द 41-year-old Henin has established a successful academy in Belgium and charitable foundation that helps provide supporting opportunities for children with disability. जो हेनिन है उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, एकेडमी एस्टैब्लिश किया है कहाँ पर, बेल्जियम में उन्होंने एक एकेडमी को एस्टैब्लिश किया है जो कि सपोर्ट करती है, जो कि स्पोर्टिंग अपॉर्चुनिटीज है वो प्रोवाइड करती है चिल्ड्रंस को जो कि डिसेबिलिटीज हैं, जो डिसेबल चिल्ड्रंस है उनको ये जो उनका जो एकेडमी है उनको प्रोवाइड करता है, स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। उड़ीसा सीएम लॉन्च्ड आमो पोखरी स्कीम। जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने लॉन्च किया है आमो पोखरी स्कीम which aims to renovate 2000 large water bodies in 115 local bodies at लोक सभा भवन इन भुवनेश्वर उड़ीसा। जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने आमो पोखरी स्कीम लॉन्च किया है लोक सभा भवन भुवनेश्वर में, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च किया है। और ये जो स्कीम है वो टारगेट रखती है कि जो 2000 लार्ज वाटर बॉडीज है, जो कि 115 लोकल बॉडीज जो है वहाँ पर जो 2000 लार्ज वाटर बॉडीज है उनको रिजोनोवेट किया जाए और उनको रेनोवेट किया जाए और उनको जो वैसे अबांडन होकर पड़े हैं उनको कैसे रीयूज किया जाए उसके लिए वो करेगी। जो आमो पोखरी स्कीम है वो इम्प्लीमेंटेड एट कॉस्ट ऑफ 120 करोड़। ये जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट किया है, उसका जो बजट है वो 120 करोड़ का है। द रिनोवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द वाटर बॉडीज विल बी डन इन कोलैबोरेशन विद द मेंबर्स ऑफ मिशन शक्ति वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो मिशन शक्ति वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उन्हीं के द्वारा ये जो वाटर बॉडीज है वो रिनोवेट और मेंटेन किया जाएगा, उनके साथ मिलकर ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ड्यूरिंग द इवेंट ओडिशा सीएम फैसिलिटेड आनंद मल्लिगवाड़ नोन एज द लेगमैन ऑफ इंडिया। जो ये जो इवेंट हुआ था, जो स्कीम जो लॉन्च किया था, उस इवेंट में वहाँ पर जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने फैसिलिटेट किया था आनंद मल्लिगवाड़ जी को, जो कि जाने जाते हैं लेगमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं, उनको वहाँ पर फैसिलिटेट किया गया था। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। यूनियन गवर्नमेंट साइंस एन एमओयू विद तांजानिया टू सेट अप आईआईटी मद्रास कैंपस। जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने साइन किया है, एमओयू साइन किया है किसके, तांजानिया के साथ, जो कि सेटअप करेगा एक आईआईटी मद्रास कैंपस जो कि तांजानिया में सेटअप किया जाएगा। आईआईटी मद्रास हैज साइंड एमओयू विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ जंजीबार तांजानिया टू एस्टैब्लिश ए कैंपस ऑफ आईआईटी मद्रास इन जंजीबार। जो आईआईटी मद्रास है उन्होंने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ जंजीबार तांजानिया जो है वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनके साथ जो आईआईटी मद्रास ने एक एमओयू साइन किया है जो कि एस्टैब्लिश करेंगे एक कैंपस, जो आईआईटी मद्रास का एक कैंपस एस्टैब्लिश किया जाएगा, जहाँ पर जंजीबार में उसका एक कैंपस एस्टैब्लिश किया जाएगा। द साइनिंग टुक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एस जयशंकर द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हुसैन अली मिविनी द प्रेसिडेंट ऑफ जंजीबार। ये जो साइन किया गया था, जो एमओयू साइन किया गया था, वो इन द प्रेजेंस ऑफ जो था वहाँ पर प्रेजेंट थे एस जयशंकर, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, वो वहाँ पर प्रेजेंट थे, और हुसैन अली मिविनी जो है प्रेसिडेंट ऑफ जंजीबार है वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्हीं के गैर मौजूदगी में ये जो एमओयू है साइन किया गया था। द माइलस्टोन मार्क्स द फर्स्ट एवर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईआईटी कैंपस आउटसाइड इंडिया। और ये जो एमओयू साइन है वो एस्टैब्लिश करता है जो ये फर्स्ट एवर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईआईटी कैंपस आउटसाइड इंडिया, जो है ये पहला एक आईआईटी कैंपस है जो आउटसाइड इंडिया में उसका जो कैंपस है वो एस्टैब्लिश करने जा रहा है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasized the international and recommended the high performing Indian universities should be encouraged to establish campus in other countries। जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वो जो हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है, जो हाईली परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटी उनको एम्फासाइज करती है, उनको रेकमेंड करती है कि जो उनका जो कैंपस है वो अदर कंट्रीज में भी, जो आउटसाइड कंट्रीज है वहाँ पर भी उनको एस्टैब्लिश करे, और उनको एनकरेज करती है कि उनको कैसे वो अपना जो कैंपस वगैरह है वो कहाँ ऐसे भी दूसरे कंट्रीज में उसको एस्टैब्लिश कर सकें। और ये जो कैंपस है वो जो ये कैंपस है जो जंजीबार में एस्टैब्लिश किया गया था, वो अपना प्रोग्राम कब लॉन्च करेगा, वो लॉन्च करेगा अपना प्रोग्राम अक्टूबर 2023 को उनका प्रोग्राम लॉन्च होगा। जो कैंपस है उसका प्रोग्राम्स जो हैं वो अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर।
जो तांजानिया है, तांजानिया के प्रेसिडेंट कौन है? तांजानिया के प्रेसिडेंट समिया सुलुहु हसन, उनका कैपिटल है डोडोमा, उनकी करेंसी है तांजानियन शिलिंग। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड केन्या टू को होस्ट इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और केन्या दोनों मिलकर को होस्ट करेंगे इंटरनेशनल मिलेट्स फेस्टिवल जो है उसको को होस्ट करेंगे। इंडिया एंड केन्या विल को होस्ट ए 2 डे इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस ऑन 30 एंड 31 अगस्त 2023। जो इंडिया और केन्या है वो को होस्ट करेंगे, मिलकर दोनों ऑर्गेनाइज करेंगे इंडिया अफ्रीका इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे इंडिया और केन्या दोनों मिलकर, और वो ऑर्गेनाइज किया गया 30 और 31 अगस्त 2023 को ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। द इवेंट विल विटनेस पार्टिसिपेंट फ्रॉम गवर्नमेंट लीडर्स, रिसर्चर्स, फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। और ये जो इवेंट है विटनेस करेगा, जो पार्टिसिपेंट है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे जो कि गवर्नमेंट लीडर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, फार्मर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, वो जो हमारे ग्लोबली जितने भी हैं वो सब इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। थ्रू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड केन्या एम टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट मिलेट्स एज द वर्ल्ड इमर्जिंग स्मार्ट फूड। और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसी के माध्यम से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और केन्या जो है वो जो मिलेट का जो उसका जो मिलेट का जो हमारे ये मिलेट जो है उसका कितना, उसका जो अवेयरनेस उसको कैसे जो मिलेट है उसके बारे में उसको अवेयरनेस को, पब्लिक अवेयरनेस को इंक्रीज करेंगे और उसको मिलेट का जो हमारा है उसको हमारे लिए कितना अच्छा है वो उसके बारे में लोगों तक ये पहुंचाएंगे इसी कॉन्फ्रेंस के जरिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पीयरहेडेड द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन फॉर डिक्लेयरिंग द ईयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को स्पीयरहेड किया था कि उनको कहा था कि जो रिजोल्यूशन पास करें जो कि हमारा जो 2023 साल है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के नाम से किया जाए, उसको डेडिकेट किया जाए। जो ये साल जो 2023 साल है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का डेडिकेट किया जाए। इंडिया प्रोड्यूस द ऑल द 9 कॉमनली नॉन ट्रेडिशनल मिलेट। जो इंडिया है जो हमारे 9 कॉमनली जो ट्रेडिशनल मिलेट्स है उसको प्रोड्यूस करता है, जो कि सोरगुम है, प्योर मिलेट है, फिंगर मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है, प्रोसो मिलेट है, लिटिल मिलेट है, बनियान मिलेट है और ब्राउन टॉप मिलेट है और कोडो मिलेट है। ये सब जो 9 मिलेट्स हैं वो इंडिया प्रोड्यूस करता है, अपने कंट्री में खुद प्रोड्यूस करता है। मिलेट जो है ये कॉमन टर्म ऑफ कैटेगरी स्मॉल सीड ग्रासेस दैट आर ऑफन कॉल्ड न्यूट्रीसेरेल्स। ये जो मिलेट है वो न्यूट्रीसेलेंस के भी नाम से जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द सीड्स इन इंडिया ग्रो 1 और मोर मिलेट क्रॉप्स। जो ये इंडिया में हर एक जो स्टेट्स हैं वो एक या उससे अधिक से ज़्यादा मिलेट जो है वो क्रॉप करते हैं और किया जाता है, खेती किया जाता है उसको। जो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है ये मेजर मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इंडिया के मेजर मिलेट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ये सब। इन मार्च इंडिया हेल्ड इट्स फर्स्ट मेगा ग्लोबल इवेंट ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली टू सेलिब्रेट 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मार्च 2023 को इंडिया जो है उन्होंने पहला मेगा ग्लोबल इवेंट जो ग्लोबल मिलेट्स है उसका कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ पर? दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था, जो कि सेलिब्रेट करता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को वो सेलिब्रेट किए थे। जो केन्या है उसके केन्या के प्रेसिडेंट कौन है? केन्या के प्रेसिडेंट है विलियम रूटो, उनका कैपिटल है नैरोबी, उनका करेंसी है केनियन शिलिंग। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन बैंकॉक। जो तीसरा वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा बैंकॉक में। द वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन हैज अनाउंस्ड दैट द थर्ड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस विल बी हेल्ड इन बैंकॉक इन नवंबर 2023। जो वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन है वो उन्होंने अनाउंस किया है कि जो तीसरा वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस है वो बैंकॉक में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और वो इस साल नवंबर को वहां पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये जो कॉन्फ्रेंस है जो 3 डे इवेंट है जो कि नोन एज विश्व हिंदू सम्मेलन, उसको विश्व हिंदू सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है और ये 3 दिन तक होता है। ये 3 डे इवेंट है, टेक प्लेस एट द कन्वेंशन सेंटर इन बैंकॉक, और ये बैंकॉक के कन्वेंशन सेंटर में
ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इस साल का थीम क्या है? इस साल का थीम है जयस्या आनंद अयत्नम धर्म। उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है धर्म द अवार्ड ऑफ विक्ट्री। द वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस इज ऑर्गेनाइज बाय द वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन। और जो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ये वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस है उसके फाउंडर कौन है? उसके फाउंडर है स्वामी विज्ञानानंद। और उसका कब फाउंड किया गया था? ये 2010 को फाउंड किया गया था। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। गुजरात साइन एन एमओयू विद 6 इंडस्ट्रीज फॉर द मैंग्रोव प्लांटेशन। जो गुजरात गवर्नमेंट है उन्होंने साइन किया है, एक एमओयू साइन किया है 6 इंडस्ट्रीज के साथ। जो 6 इंडस्ट्रीज का उन्होंने एक एमओयू साइन किया है फॉर द मैंग्रोव प्लांटेशन ओवर 3000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अंडर द मिस्टी स्कीम। जो मिस्टी स्कीम है उसकी के अंदर जो गुजरात गवर्नमेंट है उन्होंने 6 इंडस्ट्रीज के साथ एक एमओयू साइन किया है, जो कि एमओयू साइन किया गया है किस लिए? जो कि मैंग्रोव प्लांटेशन है उसको 3000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में मैंग्रोव प्लांटेशन किया जाएगा, उसके लिए उन्होंने एमओयू साइन किया है। और ये जो एमओयू साइन हुआ है वो मिस्टी स्कीम के अंदर उसको साइन किया गया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्रीमेंट वाज टू इंक्रीज द मैंग्रोव प्लांटेशन कवर अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ गुजरात। और ये जो एग्रीमेंट किया गया है वो किस लिए किया गया है? वो इसलिए किया गया है कि जो मैंग्रोव प्लांटेशन कवर है अलोंग द कोस्टल लाइन ऑफ गुजरात, जो गुजरात का कोस्टल लाइन है वहाँ पर जो मैंग्रोव प्लांटेशन किया जाएगा उसके लिए ये स्कीम को, और इसलिए ये जो एग्रीमेंट है साइन किया गया है। और आप जानते ही ये गुजरात हमारा सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है इंडिया का। The 6 MOUs were signed with दिग्विजय सीमेंट लिमिटेड। जो ये 6 MOU साइन किए गए वो किसके साथ साइन किए हैं? वो साइन किया गया है दिग्विजय सीमेंट लिमिटेड, नायरा एनर्जी लिमिटेड, RSPL लिमिटेड, टाटा केमिकल सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, कैन ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन्हीं के साथ ये MOU जो है वो साइन किया गया है। The MOU was signed during the event organized to launch the Haryali Mahotsav, a drive to plant mangroves in Dwarka town of Devbhoomi, Dwarka district, गुजरात। जो ये MOU है वो कब साउंड किया गया था? ये साउंड किया गया था एक इवेंट जो ऑर्गेनाइज हो रहा था, जो कि लॉन्च किया गया था हरियाली महोत्सव। एक इवेंट जो हो रहा था उसमें वहाँ पर एक हरियाली महोत्सव का एक को लॉन्च किया गया था, हरियाली महोत्सव को लॉन्च किया गया था। जो कि जो हरियाली महोत्सव वो क्या करेगी? मैनग्रोव जो है वो प्लांट करेगी। कहाँ पर? द्वारका टाउन में, जो देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट में है द्वारका टाउन, वहाँ पर वो मैनग्रोव को प्लांट करने के लिए एक हरियाली महोत्सव का उन्होंने लॉन्च किया है। The 6 company have agreed to support mangrove plantation in cumulative 3006 hectare and pleased to RS 6 crore for the same। और ये जो 6 कंपनीज हैं उन्होंने एग्री किया है जो कि सपोर्ट करेंगे मैंग्रोव प्लांटेशन को, जो कि 3006 हेक्टर्स में होगा। जो दिग्विजय सीमेंट है प्लीज टू सपोर्ट मैंग्रोव प्लांटेशन इन 40 हेक्टर्स। जो दिग्विजय सीमेंट है उन्होंने प्लीज किया है कि वो सपोर्ट करेगा गुजरात गवर्नमेंट को, जो कि प्लांटेशन करेगी 40 हेक्टर की जगह पर। वो जो है वो मैंग्रोव का प्लांटेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को हेल्प करेगी। और जो नायरा है वो 250 हेक्टर के लिए गुजरात को हेल्प करेगी, और जो RSPL है वो 100 हेक्टर्स के लिए, और जो टाटा केमिकल है वो 2000 हेक्टर्स के लिए, और जो वेदांता है वो 1000 हेक्टर्स के लिए, और जो रिलायंस है वो 1416 हेक्टर के लिए गुजरात गवर्नमेंट को हेल्प करेगी, जो मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए हेल्प करेंगे ये सब मिलकर। द मैंग्रोव फॉरेस्ट विल बी डेवलप एट ए कॉस्ट ऑफ 510 लाख इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो डेवलप किया जाएगा कितने में? जो उसका कॉस्ट है 510 लाख का उनका कॉस्ट है, और ये अगले 5 साल में उसको जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसको डेवलप किया जाएगा। द मैंग्रोव कवर इन गुजरात इज द सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर वेस्ट बंगाल। जो मैंग्रोव कवर है गुजरात में ये सेकंड लार्जेस्ट है अपना वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक मैंग्रोव पाए जाते हैं, और उसके बाद गुजरात जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है। जो मिस्टी स्कीम है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं वो क्या है। जो मिस्टी स्कीम है इनिशिएटेड विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग द मैंग्रोव कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 540 स्क्वायर किलोमीटर स्प्रेडिंग अक्रॉस 9 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज विद इन 2027-28। जो ये मिस्टी स्कीम है वो इनिशियल इसलिए किया गया था वो जो कि हमारा मैंग्रोव कवरिंग है उसको इंक्रीज करने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया था, जो कि अप्रोक्सीमेटली 540 स्क्वायर किलोमीटर जो है वहाँ पर
मैनग्रोव कवरिंग जो उसको इंक्रीज किया जाएगा इसी स्कीम के अंदर, जो कि फैला हुआ है हमारा 9 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में फैला हुआ है ये मैनग्रोव का फॉरेस्ट, जो कि उसको टारगेट 2027-28 के बीच में ये अंदर ही इसको अचीव किया जाएगा। द सेंटर विल फंड 80% ऑफ द प्रोजेक्ट, जो सेंटर है वो 80% इस प्रोजेक्ट में 80% को फाइनेंस करेगी, फंड करेगी, और जो 20% है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कवर किए जाएंगे। द मिस्टी इनिशिएटिव एम्स टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिस इन प्लांटेशन टेक्निक्स, कन्वर्जन मेजर्स, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जो ये मिस्टी इनिशिएटिव है जो कि शेयर करेगी बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो प्लांटेशन टेक्निक्स है, जो हमारे जो ये मैनग्रोव प्लांटेशन टेक्निक्स है उनके बारे में ये मिस्टी स्कीम जो है वो प्रोवाइड करेगी, और उसका कंजर्वेशन कैसे किया जाएगा, उसको मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, और उसको जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है वो किस तरह से करेंगे, पब्लिक पार्टनरशिप प्राइवेट के द्वारा उनको मिलकर कैसे उसको इम्प्रूव किया जाएगा, इसके लिए जो मिस्टी इनिशिएटिव है वो उसको प्रोवाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स को। जो गुजरात है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, उनके गवर्नर है आचार्य देवव्रत, उनका कैपिटल है गांधीनगर। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। ईएसए लॉन्चेस यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप टू रिव्यू सोलर सिस्टम बॉडीज। जो ईएसए है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप विद द हेल्प ऑफ स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम फ्लोरिडा स्पेस स्टेशन। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उन्होंने लॉन्च किया है यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को, जो कि लॉन्च हुआ है स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से, इसको लॉन्च किया गया है, जो कि फ्लोरिडा स्पेस स्टेशन से उसको लॉन्च किया गया है। जो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप है, इज ए स्पेशली डिजाइन इंस्ट्रूमेंट एम टू रिवोलाइजिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। जो यूक्लिड टेलीस्कोप है उसको डिजाइन इस तरह डिजाइन किया गया वो कि हमारा जो यूनिवर्स है उसको रिवोलाइज करेगी, और उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, उसको समझने के लिए ये जो टेलीस्कोप है हेल्प करेगी इसको। दिस स्टेट ऑफ द आर्ट टेलीस्कोप विल बी एनेबल साइंटिस्ट टू क्रिएट डिटेल्ड 3-dimensional मैप ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सी स्प्रेड अक्रॉस वास्ट एरिया ऑफ 10 बिलियन लाइट ईयर्स। ये जो टेलीस्कोप है वो साइंटिस्ट को प्रोवाइड करेगी, जो हमारे 3-dimensional मैप प्रोवाइड करेगी, जो हमारे जो गैलेक्सीज, जो बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज फैली हुए हैं जो वास्ट एरिया में, जो 10 बिलियन लाइट ईयर्स तक जो फैली हुई डिफरेंट गैलेक्सीज वगैरह, उसको वो 3-dimensional के रूप से मैप उनको प्रोवाइड किया जाएगा इस टेलीस्कोप के जरिए। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का डायरेक्टर जनरल कौन है? उसके डायरेक्टर जनरल है जोसेफ एस्टेबेचर, और उनका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। नेदरलैंड्स टू बैन मोबाइल फोन्स फ्रॉम क्लासरूम। जो नेदरलैंड है वो बैन करने वाला मोबाइल फोन्स को क्लासरूम्स जो है वहाँ पर से बैन करने वाला है। द नेदरलैंड गवर्नमेंट विल बैन मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स एंड स्मार्ट वॉचेस फ्रॉम क्लासरूम स्टार्टिंग 1 जनवरी 2024। जो अगले साल है 1 जनवरी 2024 से जो है नेदरलैंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स और स्मार्ट वॉचेस है वो हमारे स्कूल्स क्लासरूम्स जो है वहाँ से उनको बैन किया जाएगा, और उसको कोई भी यूज नहीं कर सकता। जो हमारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं, चिल्ड्रंस, उनको ये अलाउ नहीं है, वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। जो स्कूल अथॉरिटीज हैं उनको आस्क टू डेवलप इंटरनल रूल्स विद टीचर, पेरेंट्स एंड पुपिल्स बाय अक्टूबर। जो स्कूल अथॉरिटीज हैं उनको कहा गया है कि जो उसका जो ये जो मोबाइल फोन्स का बैन है, उसको जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उनके जो टीचर्स हैं, उनको जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं, उनको उस रूल्स को वहाँ पर उनको समझा है कि अब ये नहीं यूज कर सकते, और उसका रूल्स रेगुलेशन क्या रहेगा वो स्कूल अथॉरिटीज़ के द्वारा ही डेवलप किया जाएगा, और ये अक्टूबर तक करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको ऑथोराइज किया है। डिवाइस विल बी अलाउड इफ दे आर स्पेसिफिकली नीडेड, फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग लेसन्स ऑफ डिजिटल स्किल्स फॉर मेडिकल रीजन्स और फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। और ये जो चीज़ें हैं वो किनके लिए कब कब उनको अलाउ किया जाएगा? अगर उसका की ज़रूरत पड़ी तो, स्पेसिफिकली नीड अगर पड़ी तो, कुछ ज़रूरत पड़ी उसके लिए तो उनको अलाउ किया जाएगा। जैसे कि जो इंटेंस ड्यूरिंग हमारा डिजिटल स्किल्स लेसन होता है वहाँ पर उनको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर अलाउ किया जाएगा। जो मेडिकल रीजन्स हैं, किसी का अगर मेडिकल रीजन्स हो गए तो उसके वहाँ पर अलाउ किया जाएगा। और जो डिजेबल्ड जो पीपुल्स विद डिजेबिलिटी है, जो डिजेबल पीपुल्स हैं, उनके लिए ये अलाउड रहेगा, उस इन केसेस में ये अलाउ किया जाएगा।
School can find their own way to organize the ban, but legal rules will be followed if this does not yield enough results by the summer 2024. जो स्कूल्स वगैरह हैं वो ऑर्गेनाइज करेंगी इस बैन को, जो उनके द्वारा जो रूल्स रेगुलेशन रहेगी इस बैन को वो ऑर्गेनाइज करेंगी, उनके द्वारा ये प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लीगल रूल्स रहेगी वो अगर समर 2024 तक नहीं रहता तो उसके लिए उनको फिर उसको एनहांस किया जाएगा इसको। दिस बैन इज एम एट इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये जो बैन है ये इसलिए किया गया है कि जो कि इम्प्रूव करेगा स्टूडेंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है और उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करने के लिए ये बैन को लागू किया गया है। द बैन अप्लाइज टू ऑल स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर एज और ग्रेड लेवल। ये जो बैन है वो हर एक स्टूडेंट के लिए अप्लाई होगा, जो कि अगर उनका जो एज भी जितना अगर ज़्यादा एज के हो तो भी उनके लिए ये एलिजिबल रहेगा, छोटे एज के लिए भी एलिजिबल रहेगा, और जो स्मॉल क्लास है उनके लिए भी, और जो हायर क्लासेस हैं उनके लिए भी ये एलिजिबल रहेगा ये बैन। जो नेदरलैंड है उसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? उसके प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूट, उनका कैपिटल है एम्स्टरडैम, उनकी करेंसी है यूरो। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। फोनपे लॉन्च वन स्टॉप पीओएस सॉल्यूशन फॉर इट्स मर्चेंट। जो फोनपे है उन्होंने लॉन्च किया है एक वन स्टॉप पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन, जो कि उनके मर्चेंट्स के लिए उन्होंने ये सॉल्यूशन को लॉन्च किया है। द फोनपे है लॉन्च इज पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस दैट एनेबल्स मर्चेंट टू एक्सेप्ट पेमेंट्स थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स एंड यूपीआई विद ए सिंप्लीफाइड सेटलमेंट एक्सपीरियंस। जो फोनपे है उन्होंने लॉन्च किया है एक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को उन्होंने लॉन्च किया है, जो कि मर्चेंट्स को एनेबल करेगा एक्सेप्ट पेमेंट्स थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड यूपीआई। जो ये पॉइंट ऑफ सेल्स है डिवाइस है उन्होंने फ़ोनपे ने लॉन्च किया है, जो कि उनके जो मर्चेंट्स है फ़ोनपे के उनके लिए हेल्पफुल रहेगा कि जो कि अपना जो पेमेंट्स है वो रिसीव कर सकते हैं, जो डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और यूपीआई के जरिए वो अपना पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस के जरिए। दिस डिवाइस कम इट प्री लोडेड विथ फोनपे पीओएस ऐप। जो ये डिवाइस है वो ऑलरेडी प्री लोडेड है, उसमें फोनपे पीओएस ऐप जो है वो प्री लोडेड रहेगा, उसमें लोड होकर ही वो आएगा। और जो सपोर्ट ट्रांजैक्शन थ्रू टैप, स्वाइप, डीप एंड इंटरप्रेटेबल डायनेमिक क्यूआर कोड्स। और ये जो ट्रांजैक्शन है वो क्या क्या ट्रांजैक्शन सपोर्ट करेगी? थ्रू टैप एंड पे में सपोर्ट करेगी, स्वाइप में सपोर्ट करेगी और डीप में भी सपोर्ट करेगी। और जो क्यूआर स्कैन जो रहता है क्यूआर कोड्स उसके जरिए से ये ट्रांजैक्शन वगैरह किए जाएंगे। द पीओएस डिवाइस बिल्ड ऑन द एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। ये पीओएस डिवाइस है वो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर बना गया है और उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा वो एंड्रॉयड का रहेगा और कैन बी एसेस्ड इन एरियाज ऑफ सेलुलर कवरेज। और ये एसेस करेंगे जहाँ पर सेलुलर जो कनेक्टिविटी होता है नेटवर्क कम्युनिटी वहाँ पर ये एसेस किया जाएगा इस डिवाइस को। ये जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस है वो रिलायबल एंड सिक्योरिटी बीइंग इट्स टॉप फीचर। जो उसका रिलायबल और सिक्योरिटी है वो टॉप फीचर्स है। इट हैज पीसीआई PTS 6 सर्टिफिकेशन सेफगार्डिंग बोथ मर्चेंट एंड कंज्यूमर डाटा। ये जो डिवाइस है वो PCI PTS 6 जो पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री पिन ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन के साथ ये मिलता है, जो कि दोनों मर्चेंट और कंज्यूमर्स के डाटा को सेफ रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। इंडिया एंड पनामा साइन MOU ऑन इलेक्टोरल कॉन्फ्रेंस कोऑपरेशन। जो इंडिया और पनामा है उन्होंने साइन किया है एक MOU साइन किया है ऑन इलेक्टोरल कोऑपरेशन, जो है वहाँ पर उन्होंने साइन किया एक MOU साइन किया है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज साइंड एन MOU विद इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ऑफ पनामा टू एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द ऑनगोइंग कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने एक MOU साइन किया है इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल, जो पनामा का इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल है उनके साथ उन्होंने एक MOU साइन किया है, जो कि एस्टैब्लिश करेगी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर देयर ऑनगोइंग कोऑपरेशन। जो ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगी, जो उनका ऑनगोइंग कोऑपरेशन है इसी के अंदर वो एस्टैब्लिश करेंगे इंटरनेशनल फ्रेमवर्क और द फील्ड ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो उनका फील्ड ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैसे यूज करते हैं, वो कैसे किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग ये जो MOU है साइन किया गया है। अंडर दिस एग्रीमेंट बोथ कंट्रीज विल बी सेट अप इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑनगोइंग कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी एग्रीमेंट के तहत दोनों जो कंट्री है वो सेटअप करेंगी एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को सपोर्ट करेंगी, जो कि प्रोवाइड करेगा इन द फील्ड ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको प्रोवाइड किया जाएगा।
जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ऑलरेडी साइंड एमओयूज विद मैक्सिको, ब्राजील, चिली टू एक्सपांड इट्स लिंक्स एंड कोऑपरेशन विद फॉरेन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज थ्रू इट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रोग्राम। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने ऑलरेडी ही ऑलरेडी ही 3 कंट्रीज के साथ उन्होंने इसको साइन कर चुके हैं। इस टाइप का जो एमओयू को साइन कर चुके हैं वो मैक्सिको, ब्राजील और चिली जो है उनके साथ इस टाइप का एमओयू ऑलरेडी साइन किया है इंडिया, जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि एक्सपांड करेगा उनका लिंक्स जो है जो कोऑपरेशन विद फॉरेन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी से, जो फॉरेन इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी से उनके साथ कोऑपरेट और उनका लिंक को जो लिंक है उसको एक्सपांड करने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है थ्रू इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन प्रोग्राम। जो इंडिया का इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन प्रोग्राम है इसी के अंदर इसको एमओयू को साइन किया गया है। दिस एमओयू रिफ्लेक्ट्स द कमिटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन टू एंगेज विद इलेक्शन बॉडीज अराउंड द वर्ल्ड एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और ये जो एमओयू है वो रिफ्लेक्ट करता है कि जो इलेक्शन कमीशन है जो कि एंगेज करता है इलेक्शन बॉडीज के साथ, जो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट इलेक्शन बॉडीज हैं उनके साथ मिलकर जो उनका जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो इसका इलेक्शन प्रोसेस को उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस जिस एमओयू है उसको साइन किया गया है। जो पनामा है उस पनामा के प्रेसिडेंट कौन है? पनामा के प्रेसिडेंट है लॉरेंटिनो कोर्टिजो, उनका कैपिटल है पनामा सिटी, उनका करेंसी है पनामियन बेल्बोआ और यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस विद HAL टू अपग्रेड डोनियर एयरक्राफ्ट फॉर ICG। जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने साइन किया है HAL के साथ, जो उनका डोनियर एयरक्राफ्ट है उसको अपग्रेड करने के लिए उन्होंने जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो डोनियर एयरक्राफ्ट है उसको अपग्रेड करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने HAL के साथ एक MOU साइन किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 2 डोनियर एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड along with the associated engineering support package at an overall cost of 458.87 करोड़। जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के जो 2 डोनियर एयरक्राफ्ट है उसको अपडेट करने के लिए और उसको अपग्रेड करने के लिए HAL के साथ जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है और उसको कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है उन दोनों एयरक्राफ्ट को अपग्रेड और उसको इम्प्रूव करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। और जो एयरक्राफ्ट है वो प्रोक्योर किया जाएगा अंडर द बाय इंडिया कैटेगरी, अंडर द बाय इंडिया कैटेगरी के अंडर ये एयरक्राफ्ट जो है वो प्रोक्योर किया जाएगा। The aircraft will be fitted with the several advanced equipment including glass cockpit, maritime patrol radar, electro-optic infrared device और मिशन मैनेजमेंट सिस्टम। जो ये एयरक्राफ्ट है वो उसके साथ क्या क्या फिटेड करेगा, जो एक्स्ट्रा अपग्रेड उनको किया जाएगा उसके साथ जो सेवरल एडवांस इक्विपमेंट्स वगैरह है उसको वहाँ पर फिट किया जाएगा, उसको अपग्रेड करने के लिए वहाँ पर इस जो नए नए सिस्टम्स वगैरह हैं उसको इंक्लूड किया जाएगा वहाँ पर। जो कि एक ग्लास कॉकपिट है वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो मेरीटाइम पोर्टा राइडर है वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड डिवाइस जो है वहाँ पर यूज किया जाएगा उसको ऑपरेट करने के लिए, और जो मिशन मैनेजमेंट सिस्टम है वहाँ पर उसको यूज किया जाएगा, जो कि उसको अपग्रेड करने के लिए ये सब चीज़ें वहाँ पर यूज किए जाएंगे। The addition will further bolster the aerial surveillance capability of maritime areas of responsibility of the ICG। जो ये एडिशन है वो फर्दर बूस्ट करेगी जो एरियल सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है इंडियन कोस्ट गार्ड का, जो मेरीटाइम एरियाज में जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एरियल सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज करेगी। इसी एडिशन के साथ वो इंक्रीज किया जाएगा, उनको बूस्ट किया जाएगा इसी के साथ। जो डोनियर एयरक्राफ्ट है बीइंग इंडियनली मैन्युफैक्चर्ड एट HAL ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कानपुर। जो ये डोनियर एयरक्राफ्ट है वो मैन्युफैक्चर किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया था? HAL के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। तो सम इम्पोर्टेंट हमारे शॉर्ट न्यूज़ को देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ है। द GGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन टैक्स इशूड नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग दैट द इम्पोर्ट ऑफ potatoes from Bhutan will be continue without the need of import license until June 30, 2024। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि जो हमारे भूटान से जो पोटैटोस का इंपोर्ट हो रहा है वो विदाउट लाइसेंस किया जाएगा, विदाउट लाइसेंस वो इंपोर्ट हो रहा है और उसको जो इंपोर्ट है उसको कंटिन्यू किया गया है जून 30, 2024 तक उसको इंक्लूड किया गया है, जो कि विदाउट एक इंपोर्ट लाइसेंस के द्वारा उसको इंपोर्ट किया जाएगा।
Telecom Secretary K. Ramarajan has been selected by the government as the new chairperson of the International Finance Services Centers Authority. जो टेलीकॉम सेक्रेटरी हैं के राजारामन, उनको सिलेक्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्ट किया है द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है वहाँ के नए चेयरपर्सन चुने गए हैं। कौन? जो टेलीकॉम सेक्रेटरी हैं के राजारामन, उनको वहाँ का नया चेयरपर्सन चुना गया है। द 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट फाइनेंस सेक्रेटेरिएट provide a platform to discuss the theme of debt certainty from the state's perspective held in Mumbai on July 6, 2023। जो 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट फाइनेंस सेक्रेटेरिएट था वो कहाँ पर किया गया था? वो मुंबई में हुआ था। 6 जुलाई 2023 को मुंबई में उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। मैक्स वेस्टरपेन क्लेम्स विक्ट्री एट ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023। जो मैक्स वेस्टरपेन है उन्होंने क्लेम किया है, उन्होंने जीता है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 को उन्होंने जीता है। China launched country's first open source desktop operating system named OpenKylin 1.0 with the motive to create an independent software system and cut reliance on US technology। जो चाइना है उन्होंने लॉन्च किया है उनका कंट्री का पहला एक ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया है, जो कि नेम किया गया है OpenKylin 1.0 के नाम से उसको किया गया है, जो कि ये इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि चीनिया के द्वारा, और जो यूएस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो हम डिपेंडेंट रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, उसको कम करने के लिए और उसको कट करने के लिए ये चाइना के द्वारा अपना खुद का एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और उसमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके।